अब तक कर्नाटक के इतिहास में जो सबसे लिंगायत और वोकालिंगा आपने सुना होगा, सबसे मजबूत तरीके से इनकी पॉलिटिकल वहां पर एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें उनकी रीडिंग है, उनका स्ट्रेंथ है। 10 लिंगायत मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 वोकालिंगा रहे हैं, 5 बैकवर्ड रहे हैं और 2 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में रहे हैं। लेकिन लिंगायत जो जाति है, उसका कम्युनिटी है, उसका सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है। लेकिन अगर अजय आलोक जी एक मजबूत वोकालिंगा लीडर के तौर पर डीके शिव कुमार निकले हैं वहां पर, और बासवराज बोम्मई को अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो डीके भी अपनी उपस्थिति वहां पर दिखाया है उन्होंने। और आज भी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए अजय आलोक जी को, आज भी वो सिलेंडर वगैरह की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं, हनुमान मंदिर बनाएंगे ये भी वादा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है बोम्मई वर्सेस डीके अगर लड़ाई होती है तब भी बोम्मई साहब हावी हो पाएंगे? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं भ्रष्टाचार पे बोलूं क्योंकि आलोक भाई बोल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बोलती है ना, तो बड़ा सिनोनिम है कांग्रेस और भ्रष्टाचार। तो ऐसा लगता है देश की जनता को कि चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल बोल रहे हैं कि ये हमसे बड़ा ठग है। तो भ्रष्टाचार के बारे में इतनी बात लोग इनकी मानते हैं। जहां तक रही कर्नाटका की बात, तो अभी हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री बोम्मई साहब हैं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप उठा के देखिए कि हमने हमेशा नई पौध के जनरेशन को, नई पौध की लीडरशिप को हमेशा तैयार किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वाजपेयी जी हो, न्यू जनरेशन को आगे लाने में हमेशा वो आगे रहे, एक सोच रही है और कहीं कन्फाइंड नहीं रहते। तो उसी तरह कर्नाटका कोई अलग नहीं है। उस लेबोरेटरी में भी नए नए जनरेशन आ रहे हैं। आप देखिए तेजस्वी सूर्या, आप बैंगलोर के पूरे एरिया को देखिए तो एक बिल्कुल आपको मिडिल क्लास की एक झलक मिलेगी कि कितना अच्छा एक लीडरशिप तैयार हो रहा है। तो उसी तरह से विजेंद्र भी है, उसी तरह से बोम्मई साहब भी हैं। सबको अपने अपने समय में लीडरशिप करेंगे। और के लिए तो आप यहाँ पर परेशानी खड़ी कर देंगे अजय आलोक जी, इस तरह की बातें कहकर। अगर मुख्यमंत्री बोम्मई आपकी बातें सुन लेंगे, 60 साल उनकी उम्र है, उनको 21 महीने ही मिले हैं येदियुरप्पा जी के हटाए जाने के बाद कार्यकाल संभाले हुए, तो इससे डर का माहौल भी होगा क्योंकि उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री बदलने का रिवाज भी रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। उनको हटाने की बात कहां से आ गई? यहाँ तो प्रधानमंत्री अपने रैली में बोलते हैं कि खुलेआम बोलते हैं कि येदियुरप्पा बोम्मई की सरकार ने जो डबल इंजन की तरह काम किया है वो अविश्वसनीय है और ट्रैक रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो बोम्मई जी को हटाने की बात कहाँ आ गई? मैं एक यंग जनरेशन ऑफ लीडरशिप डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बीजेपी में कल्चर है, तो ये हमेशा होते रहता है। तो इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। सब अपने अपने मेरिट और टैलेंट से प्रमोट होते हैं और उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट होते हैं। परिवार भी हमारे साथ जरूरत नहीं है कि कोई परिवार का होगा तभी प्रोजेक्शन होगा। अब ये परिवार वाला मत छेड़िए सर, पूरी लिस्ट है कि आपने कितने इस बार किसी के बेटे को, किसी की पत्नी को, कितने लोगों को आपने फैमिली में टिकट दिया है, उसकी भी पूरी लिस्ट हम लोगों के पास है। लौटते हैं आपके पास। आलोक जी एक बार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद इमरान पाशा के पास चलेंगे। नहीं, एक मिनट में 10 सेकंड सिर्फ अजय आलोक नहीं, बोल लीजिए। मैं 10 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं आज एमपी बन जाऊं तो मेरा बेटा एमएलए एमपी नहीं बन सकता है। ये परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जब अंजना ओम कश्यप को पता है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और जब चित्रा जी को पता है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, ये परिवारवाद होता है। ये पता हो कि अगला चीफ मिनिस्टर, अगला प्राइम मिनिस्टर देश का कौन बनेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो, और ये पता है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये पता हो तो ये परिवारवाद होता है। एक परिवार में भाजपा के जितने लोग टिकट मिले हैं वो सब के सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से जुड़े हो। परिवारवाद जी आप उन पर तो जवाब दीजिएगा, लेकिन जो संजय जी कह रहे हैं वो भी दिलचस्प है। 40% सरकारा सबसे बड़ा आपका इस बार पिच था ना इस सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा उस तरह से नहीं बन पाया है तो आपके लिए तो मुश्किल हो सकती है। मैं 22 दिन बिल्कुल ग्राउंड पे रहा हूं और भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी तीनों ही बहुत अच्छी तरह से मुद्दे थे, क्योंकि वास्तव में ये प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ तो हालत यह है बीजेपी में कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जितने भ्रष्टाचारी सब मोदी जी के साथ घूम रहे थे। येदियुरप्पा जी 23 दिन जेल में गए थे, शायद वो कोई किसी और चीज में गए होंगे। येदियुरप्पा जी को जो हटाया गया था शायद वो भी किसी और चीज में हटाया गया होगा। अरे जहां पर रेट कार्ड हो 2500 करोड़ रुपए में, के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल मैम, अगर उनके ऊपर कोई केस है तो बिल्कुल 9 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं ये लोग? हाँ, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के आरोप किस पर नहीं है कर्नाटक में, खोजना पड़ेगा। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं के एमएलए कह रहे हैं 2500 करोड़ में सीएम बनता है, 100 करोड़ में मंत्री बनता है। उसके बाद भी ये भ्रष्टाचार पर बात करते हैं बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले लोग।
मैंने एक सवाल पूछा था कि एक एफआईआर और एक कन्विक्शन बता दीजिए। भ्रष्टाचार केवल और केवल खत्म हो गई, अब इश्यूज पर चर्चा करके फायदा नहीं है। करप्शन को आप इशू बना पाए या नहीं, ये इशू है। करप्शन इशू था, इशू बना, बेरोजगारी इशू था, इशू बना, महंगाई इशू था, इशू बना, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्लीन स्वीप करते हुए आ रही है। इमरान पाशा साहब जुड़ गए हमारे साथ। इमरान पाशा जेडीएस के प्रवक्ता। तो इमरान जी, आपसे एक सवाल है, ओल्ड मैसूरू जहां आपने सबसे अच्छा पिछली बार किया था, आप लोगों को क्या उम्मीद है? किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या बहुत लोग कह रहे हैं कि क्लियर मैंडेट आ जाएगा, शायद मुश्किल हो आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। इस बार आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। इस बार जेडीएस अपने बल पे यहाँ हुकूमत बनाएगी। और मैं बस एक बात का जवाब देना चाहता हूं यहाँ पर, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यंग लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि कर्नाटका के सारे कन्नडिगास, 6.5 कन्नडिगास ये जान चुके हैं कि कर्नाटका के जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका डर बीजेपी के बड़े बड़े जो जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, उनका डर लग गया था। इसीलिए इस बार उन्होंने इलेक्शन में इन्हें टिकट नहीं दी। जो भी मास लीडर हैं, जैसे कि येडियुरप्पा बहुत ही बड़े लीडर हैं यहाँ के बीजेपी के, ईश्वरप्पा, ऐसे लीडरों को छोड़कर वो लीडर जो इनके हुक्म को मान सके, इनका जो डिमांड है वो मान सके, ऐसे लीडरों को इन्होंने इस बार टिकट दिया है। तो इस बार कर्नाटका की जनता जान चुकी है, बीजेपी की जो लीडरशिप है उनको सिर्फ हुकूमत से मतलब है, ना ही कर्नाटका के बड़े लीडरों से मतलब है, ना कर्नाटका से मतलब है। मिस्टर पाशा, अब तो वोट डल गया है, अब तो आखिरी आधा घंटा बचा है। अब ये बताइए, नहीं, बस मैं वही कितनी सीटें ला रहे हैं? जवाब देना चाहता था मैं। सीटें कितनी ला रहे हैं जी? वो तो जब रिजल्ट अनाउंस होगा 13 तारीख को आप खुद पता चल जाएगा। इस बार जेडीएस यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आएगी। बीजेपी की सरकार को भी उन्होंने देख लिया है और कांग्रेस की सरकार को भी यहाँ पर देख लिया है। दोनों के साथ मिलकर सर आपकी भी सरकार को देख लिया है 2-2 बार। बीजेपी के साथ भी देख लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी देख लिया है। इस बार 2 साल से ज्यादा तो आपकी सरकार चली नहीं। अब सर ये बताइए, एक सेकंड इमरान जी, एक सेकंड, आखिरी घंटे की वोटिंग हो रही है, अभी चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, आखिरी घंटे की वोटिंग, आधे घंटे और बाकी हैं। ये बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा होगा, आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर्स हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर बता रहे हैं। संजय जी भी शायद मेरी बात से सहमत हो, लेकिन मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर आप इतने आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं कि जेडीएस इस बार का जो चुनाव प्रचार चला है, जब से इलेक्शन कर्नाटका में डिक्लेयर हुआ है, तब से लेकर अब तक के आप सारे न्यूज डिबेट, सारे न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज सारे देख लीजिए, कहीं एक जगह भी जेडीएस ने कहीं भी कम्युनल कमेंट नहीं किया है और ना ही किसी एक धर्म वालों के लिए कहा है। जब भी जेडीएस के लीडरों ने, वरिष्ठ लीडरों ने बात की है, कोई भी स्पीच दी है, तो सिर्फ कर्नाटका की और कर्नाटका के लोगों की कन्नडिगास के विकास के बारे में बात किया है, जाति धर्म के बारे में बात नहीं किया है। और जो लोगों का रिस्पॉन्स था। मिस्टर पाशा, सवाल सुनिए, 37 से आप कह रहे हैं 113 पर जाएंगे, अच्छा है, आज वोटिंग के दिन सब ऐसा ही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, आप भी रखिए, लेकिन किस तरफ जाएंगे? जय बजरंगबली की तरफ या 40% पेसीएम की तरफ? इधर जाएंगे अगर नौबत ऐसी आती है? ये बताइए ना, कुछ पत्ते वत्ते खोलिए। दोनों स्टेटमेंट आप बीजेपी के दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो बीजेपी के ही हैं। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट आप बीजेपी के ही दे रहे हैं। पेसीएम वाला मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही है और जय बजरंगबली बीजेपी उठा रही है, तो किधर झुकिएगा ये बताइए। ना ही हम करप्शन वाली पार्टी के साथ देंगे और ना ही जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी का साथ देंगे। जो पार्टी जो यहाँ पर लोगों का कल्याण करेगी, कर्नाटका का कल्याण करेगी, और जो हमारी जो नीति है और कर्नाटका की जो नीति है, कर्नाटका का जो कल्चर है, उस धर्म को जो आगे बढ़ाएगी, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल जेहन में है, 4% ये जो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का दांव चला गया बीजेपी की ओर से, माना जा रहा है कुछ ऐसे एरिया हैं, चाहे महाराष्ट्र कर्नाटका वाला एरिया हो, तटीय इलाके हो, यहाँ पर बीजेपी ज्यादा फायदे में रह सकती है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी ना? जी देखिए, जहां जहां जेडीएस, देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहां पर 6 रीजन्स में कर्नाटका को अगर बांट देंगे तो कर्नाटका के 6 टुकड़े हो जाएंगे। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं और वो जानते हैं